और पिछले चुनाव में जिनको आपने सेकुलर समझकर वोट देकर उन्हें नगर अध्यक्ष की गद्दी पे बिठाया था, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज वो उन फासिस्ट ताकतों के साथ में खड़े हैं और आप लोगों के बीच में आके वोट मांग रहे हैं। ऐसे लोगों को आप लोगों को सबक सिखाना है। वो कहते हैं कि हम आप लोगों के लिए काम करेंगे। अरे जिन लोगों वो आज जिनके साथ में बैठे हैं सत्ता के अंदर में, आज वो आप लोगों के बीच में आए हैं और अपने आप को सेकुलर दिखा रहे हैं। वक्त की जरूरत है समझने की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कल भी बीजेपी के खिलाफ थी, आज भी है, और इंशाअल्लाह जब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहेंगी वो बीजेपी के खिलाफ रहेंगी, वो बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों के खिलाफ रहेंगी, वो जो गुजरात के कातिलों के खिलाफ रहेंगी। और जहां जहां मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की, ऐसी पार्टी के खिलाफ हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ी रहेगी। मगर अफसोस की बात है, आज जो सरकार में आपस में बैठे हैं, कामडी में आकर अलग अलग लड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि आपके वोटों को डिवाइडेशन किया जाए, आपके वोटों को बांटा जाए और 2% जिसकी आबादी है उसको नगर अध्यक्ष की कुर्सी पे बिठाया जाए। वक्त आ गया है, आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोगों को सोचना पड़ेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी बात कर रही है, आप लोगों के डेवलपमेंट की बात कर रही है। बिहार आपके सामने है, बिहार ने मुत्तहिद होकर वोट दिया। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 कैंडिडेट जीत कर आए और अल्हम्दुलिल्लाह 80-80 हजार लेकर 2 कैंडिडेट हमारे सेकंड नंबर पर रहे हैं। आज कांग्रेस बिहार में जो बात कर रही थी, कई सीटें लड़ने के बाद सिर्फ 6 कैंडिडेट जिता सकी है। आज हमें खुशी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कांग्रेस के बराबर में खड़ी है। समय की जरूरत है, गांधी को डेवलपमेंट की जरूरत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक पढ़े लिखे उम्मीदवार को आप लोगों के बीच में भेजा है। जो लोग आपके बीच में आ रहे हैं उनसे पूछिए उनकी डिग्री कितनी है, उन्होंने पढ़ाई कितनी की, उन्हें प्रशासन का नॉलेज कितना है। अगर साकिबुर रहमान यहां से नगर अध्यक्ष बनते हैं तो मुझे उम्मीद है कि कामठी के मुस्तकबिल को बदलना है। आज कामठी शहर 2 अलग अलग हिस्सों में बसता है। एक वो शहर जहां पर साफ सुथरी सड़कें हैं, बड़ी चमचमाती हुई स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, गार्डन बने हुए हैं, और एक हमारा हिस्सा है जो आज हम सभा कर रहे हैं। इतनी संकरी गलियां हैं कि अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड भी नहीं आ सकती, एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। ये वक्त को बदलने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से देखा होगा, जो पैसा आप लोगों के विकास के लिए आया था, जिस पैसे से आपकी बस्तियों का विकास होना था, उस पैसों में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया और वो पैसा सब अपने घरों के अंदर में भर लिया गया। उनके ऊपर में गुनाह दाखिल हुआ, एफआईआर हुई, और हमें इस देश के संविधान पे पूरा भरोसा है बहुत जल्द उनके साथ में सरकार जो है संविधान उनके साथ में इंसाफ करेगा और उन्हें सलाखों के पीछे भेजेगा। हम आपके बीच में सिर्फ इसीलिए आए हैं, आप लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए, आप लोगों को विकास होना चाहिए। क्योंकि हम जो बातें करते हैं बैठ के सड़कों पर, ठेलों पर, पान ठेलों पर, कि मुसलमानों की हालत इतनी खराब क्यों है, हालत हमारी वजह से खराब है। क्योंकि जिन लोगों को हमने चुनकर वहां भेजा वो हमारी आवाज नहीं बन सके, वो सिर्फ उस पार्टी की आवाज थे। जो पार्टी उन्हें कहती है वो वही कहते हैं, वो आप लोगों के मुद्दों को नहीं कहते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने लोगों को पूरी ताकत देती है, पूरी आजादी देती है कि वो आप लोगों के मसाइल को बेबाकी के साथ में सदन में उठाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज पूरे हिंदुस्तान की आवाज, मुसलमानों की आवाज बनकर संसद में आप लोगों की आवाज उठा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कामठी की जनता समझेगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ इंसाफ करेगी। हमने सिर्फ यहाँ पर 7 कैंडिडेट उतारे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इन 7 कैंडिडेट के साथ साथ हमारे साकिबुर रहमान साहब को नगर अध्यक्ष बनाइए। इंशाअल्लाह मैं आपको यहाँ वादा करता हूं कि आप लोगों की जो भी चाहत है, आप लोग जिस तरह का कामठी देखना चाहते हैं, वो साकिबुर रहमान उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ उनके साथ में खड़ी है। तो मैं आखिरी में आप लोगों से यही कहूंगा कि आने वाले 2 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट के वोट दीजिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल स्पोक्स पर्सन एडवोकेट वारिस पठान साहब
हमारी पार्टी एमआईएम के कामटी मौदा विधानसभा के अध्यक्ष बबलू भाई कुरैशी, कामटी शहर अध्यक्ष हाजी आरिफ साहब, हमारे नागपुर जिले के प्रभारी निसार भाई सिद्दीकी साहब, माजी अध्यक्ष नागपुर जावेद अख्तर साहब, माजी अध्यक्ष विदर्भ शाहिद भाई रंगूनवाला साहब, और मेरे तमाम वो कैंडिडेट्स जो आज मेरे साथ कामटी नगर परिषद का इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं उन तमाम का खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। और क्योंकि ये आने वाला जो इलेक्शन है नगर परिषद का, अगले 5 साल के लिए आप अपना भविष्य चुनने वाले हो। मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मैं व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं व्यवस्था जो कामटी में आज तक रही है, वो व्यवस्था जो मुझे देख देख कर अफसोस होता है कि आज अगर मेरे को कामटी में किसी को बुलाना है तो मेरे शहर का लैंडमार्क किसको बोलते हैं? वो फेमस जगह जहां से लोग अपना एड्रेस बताते हैं। मेरे शहर का लैंडमार्क क्या है पता है आपको? मेरे शहर का लैंडमार्क है, भैया आप कामटी आएंगे ना तो नाला पड़ेगा, बड़ा नाला, ये मेरे शहर का लैंडमार्क है। उसके बाद जब कामटी खत्म होता है ना, जब कोई कन्हान से कामटी आता है, आप किसी को एड्रेस देते ना, तो आप बोलते भैया देखो एक नाला पड़ेगा, उसके आगे आइए। ये हमारी व्यवस्था है। ये हमारी व्यवस्था पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के आमदार और बहुत दिग्गज नेता माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुळे को दी हुई व्यवस्था है। ये वो व्यवस्था है, खुला हुआ नाला, जो पिछले न जाने कितने सालों से कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस की जो सरकार रही नगर परिषद में, उस पर हमको दी है। हम इंसान नहीं, क्यों नहीं हमको भी उस नाले के ऊपर बॉक्स बना के दीवार उठाकर वहां पर फूड स्ट्रीट बनाई गई, वहां पर लोगों के चलने के लिए, लोगों के व्यायाम के लिए जगह बनाई गई। हम वो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जब नाले में पुर आएगा तो हम खाना बनाकर बांटेंगे, वो हमारे नेता रहेंगे। वो नाले में पुर ना आए उसकी व्यवस्था हम नहीं करेंगे। मैं उस व्यवस्था के लिए लड़ रहा हूं। मैं किस व्यवस्था के लिए लड़ रहा हूं कि लाखों रुपए का कचरे का टेंडर है, महीने का लाखों रुपए का, मेरे हिसाब से 25 से 30 लाख का टेंडर है। उस 25 से 30 लाख के टेंडर में कचरे की क्या व्यवस्था है, ये मेरे से ज्यादा बेहतर मेरे कामटी के शहर के लोग जानते हैं। मैं उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा हूं जहां रोजगार के नाम पर कामटी में कुछ भी नहीं। मैं उस व्यवस्था के लिए लड़ रहा हूं जहां मेरी औरतें म्युनिसिपैलिटी जाती हैं तो उनको यह बोला जाता है कि आपको रिफर किया जाता है मेवा या मेडिकल। मैं उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा हूं जहां अगर मैं जहां खड़ा हूं, यह है इस्माइलपुरा प्रभाग नंबर 9। बहुत दिग्गज नेता होते हैं यहां से बाहर। नगर अध्यक्ष के जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, सालों से फैमिली उनकी राज करती आ रही है यहां पर। मेरा उनसे सिर्फ एक सवाल है, डॉक्टर शेख बुनकर कॉलोनी, आज तक वहां के प्लॉट होल्डर्स को अक्यू पत्रिका या मैं जिसको बोलता हूं प्रॉपर्टी कार्ड नहीं है। क्यों नहीं है? आपको मुझे वोट नहीं करना है, मुझे वोट मत करिए, लेकिन उनसे सवाल पूछिए कि पिछले 40 साल से अगर से आप राज कर रहे हैं तो मेरे को बुनकर कॉलोनी के प्लॉट को आपने अक्यू पत्रिका बनाकर क्यों नहीं दिया? उस प्लॉट को आपने लीगल क्यों नहीं किया? आप मुझे वोट नहीं करना चाहते, मुझे मत करिए, मगर आप उनसे ये सवाल जरूर पूछिए कि ढोर अस्पताल में आपके बहुत बड़े कद्दावर नेता माननीय सुनील केदार साहब आए थे आज से 3 साल पहले, जब वो पशुपालन मंत्री थे, यूथ अफेयर्स मिनिस्टर थे, उनके हाथ में था। उन्होंने कहा था, मेरे पास वीडियो है, उन्होंने कहा था 2 महीने में मैं ये ढोर अस्पताल को यहां से बाहर करके ये पूरे
ग्राउंड को स्टेडियम बनाऊंगा, स्पोर्ट्स बना बना कौन जिम्मेदार है इसके? कौन जिम्मेदार है इसके? हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम सवाल नहीं पूछते। हमारी पूरी लड़ाई, हमारी पूरी राजनीति किस चीज के इर्द गिर्द घूमती है, मैं आपको बता देता हूं। हमारी पूरी राजनीति घूमती है बीजेपी को हराना है। जब आपकी राजनीति ही सिर्फ ये है कि बीजेपी को हराना, तो मेरे भाई आपकी व्यवस्था तो बदलने वाली नहीं है। व्यवस्था को बदलने पर हमारा पूरा बचपना गुजरा है, 5 साल से बंद पड़ा हुआ है। हमने दिए ना चुन के, खासदार को चुन के दिए ना भाई हमने, कांग्रेस के। डिफेंस का मिनिस्टर है ना भाई, डिफेंस का मसला है ना वो रब्बानी ग्राउंड का। आप बात करिए डिफेंस मिनिस्टर से, उसको खुलवाइए आप, बच्चे खेलेंगे वहां पर। नहीं खुलवाएंगे आप, क्योंकि उनको मालूम है इलेक्शन के वक्त आना है, बीजेपी का डर बताना है और वोट को पाना है। बस इतनी इनकी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि उनको काम तो कुछ करना है नहीं। वरना मुझे आप बताइए कि चर्च चालू है, मंदिर भी चालू है, लेकिन मेरी मस्जिद कैंटोनमेंट की बंद पड़ी है, अफसोस नहीं होता। किसका मुद्दा है ये? डिफेंस का मुद्दा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है। किसके अंदर में आता है ये? हमने जो कांग्रेस के खासदार चुन के दिया उसके अंदर में आता है। हमने उनसे बात करी है, हमने उनको डेपुटेशन दिया है कि साहब इसके ऊपर कुछ करिए, आप रब्बानी ग्राउंड को खुलवाइए आप। मैं इस व्यवस्था के खिलाफ हूं, मैं उस व्यवस्था के खिलाफ हूं मेरे भाई, कि आज नजूल पर पूरा आधा कामटी बसा हुआ है। नजूल के हमको पट्टे तो मिल गए, लेकिन उसकी आक्यूपत्रिका नहीं मिल रही। पट्टे क्या करेंगे भाई? पट्टे को जेब में पट्टा बना के पहनना है क्या? क्या करना है? क्या उस पर लोन होता है? जब लोन होता नहीं तो घर कहां से बनेगा? 2.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दे रहे हो, तो उससे किसी का घर बनता है 2.5 लाख में? आप वो पट्टा जो है वो पट्टे को लेके जाइए बैंक में, अगर से आपको लोन मिलेगा तब मुझे बताइए। हमने डिमांड की कि भैया ये पट्टे से आक्यूपत्रिका बनाई जाए, तो हाँ सोचेंगे। ये माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहब का कहना था। हम एक फुटबॉल के मानिंद हो गए। इलेक्शन आएगा, बीजेपी के डर बताएंगे, वोट पाएंगे और चले जाएंगे। डर कर वोट मत कीजिए, मुझे नहीं करना है, आप मुझे बिल्कुल वोट मत कीजिए, मगर डर के आप किसी को वोट मत कीजिए। और मैं आपको बता दूं, हाँ हमने बहुत डंके की चोट पर लोकसभा में काम किया था कांग्रेस का। कांग्रेस का काम नहीं किया था हमने जो सिटिंग एमपी था शिवसेना का, उसके खिलाफ काम किया था। और क्योंकि उसके खिलाफ सबसे ज्यादा मजबूती से खड़ी थी कांग्रेस, इसलिए हमने उसके साथ दिया था और कुछ शर्तों पर किया था। उसके बाद हमने विधानसभा में भी काम किया, डंके की चोट पर काम किया। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब ने नीतीश राणे को सपोर्ट किया था उस वक्त जब वो मुसलमानों को गाली बक रहा था। तो हमने सोचा उनको सबक सिखाने के लिए हमें जरूरी है उनको सपोर्ट करना कांग्रेस को। फिर हमने सोचा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जाए। हम नगर पालिका इलेक्शन के पहले कांग्रेस के पास गए, भैया हमको गठबंधन में लेकर व्यवस्था। किसने की ये व्यवस्था? मैं बनाऊंगा गार्डन, मैं बनाऊंगा गार्डन, मैं बनाऊंगा पार्क, बेहतरीन पार्क, मैं व्यवस्था करूंगा अच्छे मैदान की खेलने के लिए, मैं व्यवस्था करूंगा। एक बाहर से अगर से कुछ लोग आ जाते हैं ना, तो यहाँ रुकने के लिए मुसाफिर खाना तक तो नहीं है साहब, मुसाफिर खाना की व्यवस्था हम करेंगे। बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन मैं जानता हूं टाइम बहुत कम है, क्योंकि हमारे नेता जो है हमारे साथ में है, आप सुनना चाहते हैं। तो फिर आखिरी में आप तमाम से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये दरखास्त करूंगा, मौतबाना दरखास्त करूंगा कि हमारे जो 7 कैंडिडेट खड़े हैं नगर परिषद में पतंग निशान से, और जो मैं नगर अध्यक्ष के लिए खड़ा हूं, उनको एक बार वोट देकर आप चुना कर लाइए। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप नाउम्मीद नहीं होंगे। मेरे भाई, बस ये कहकर मैं अपनी बात यहां पर खत्म करूंगा कि हवाओं का रुख बदलने में देर लगती है सही, हवाओं का रुख बदलने में देर लगती है सही, मगर आवाज खल्क हो तो इनकलाब रुकता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शह नशीं पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोहतरम निसार सिद्दीकी साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रभारी शाहिद रंगूनवाला साहब, एक्स प्रेसिडेंट विदर्भ, कीर्ति ताई डोंगरे, हाजी मोहम्मद आरिफ साहब, कामटी सिटी प्रेसिडेंट,
बबलू भाई कुरैशी कामठी विधानसभा प्रेसिडेंट, शकीबुर रहमान साहब नगर अध्यक्ष के कैंडिडेट यहाँ के उम्मीदवार, तस्लीम मंसूरी साहब कैंडिडेट प्रभाग नंबर 6, रुबीना इश्तियाक शेख उम्मीदवार प्रभाग नंबर 7, चेतना अरुण गोडबोले उम्मीदवार प्रभाग नंबर 9, छोटी बी गफ्फार शेख उम्मीदवार प्रभाग नंबर 10, फैजान अहमद साहब उम्मीदवार प्रभाग नंबर 16, मंजूताई मेश्राम उम्मीदवार प्रभाग नंबर 17, राजकुमार भाव उम्मीदवार वार्ड नंबर 11, हाँ, शकील पटेल साहब, इस्माइल पटेल साहब, जावेद अहमद, वकार अंसारी, एहतशाम भाई, अब्दुल करीम भाई, बाबा भाई गनी और तमाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, यहाँ मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनें, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है, चुनावी जलसा है। जैसे आप जानते हैं तमाम कि कामठी में 2 दिसंबर को चुनाव होना है नगर परिषद का। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को यहाँ से टिकट देकर ठहराया है, इसी तरह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने तकरीबन 7 उम्मीदवारों को कामठी शहर से इस मरतबा टिकट दिया है चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव का वक्त है, तमाम लोग आपके बीच आएंगे, वोट की दरखास्त करेंगे। हमारी लड़ाई इस वक्त तमाम सियासत पार्टी से, एक तरफ तो ये बीजेपी, ये एनडीए जो पूरा गठबंधन बनाया, अजित पवार साहब, बीजेपी, शिंदे साहब, ये है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, उद्धव ठाकरे है, तमाम मुख्तलिफ सेक्युलर के नाम पर महाविकास आघाड़ी जो बनाया वो पार्टी है। हम ना इसका हिस्सा है, क्योंकि इनका हिस्सा तो कभी जिंदगी में बनेंगे नहीं इंशाअल्लाह ताला। बीजेपी के साथ तो मुझे यकीन है कभी कामठी का कोई मेरा भाई बहन ना जाएगा, ना कभी आगे जिंदगी में जाएगा। ये तरफ घमंड और गुरूर। हर चुनाव में हमने बोला, जब पिछली मर्तबा महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव आए, हमने कहा ये साथ में मिलकर लड़ेंगे महाविकास आघाड़ी को, ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो। मगर उस वक्त भी आपने देखा कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने किसी एक भी मुसलमान को चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया। जब एमएलए का चुनाव आया, फिर हमने दरखास्त की, आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे। मगर इनके कान में जू नहीं रहेंगी, ये घमंड गुरूर अहंकार में बैठे रहे, हमारे साथ गठबंधन नहीं किया। कितनी जगहों पे कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा, उसके सामने समाजवादी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया और क्या कहा, फ्रेंडली फाइट है। फ्रेंडली फाइट का शगुफा एक छोड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र में फिर से बीजेपी की सरकार जीत के आ गई। हम साथ में नहीं थे। महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी के अलायंस के पार्टनर थे, आदित्य ठाकरे, चुनाव के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एमएलए का जो इलेक्शन आया उसमें समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह बीजेपी का समर्थन किया, बीजेपी को सपोर्ट किया और बीजेपी को जिताने में पूरी तरह से मदद की। अब सवाल यह आता है, कौन बी टीम है बीजेपी? हम पे जो इतने बरसों से इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि आप ए टीम है, जेड टीम है, बी टीम है, हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ा उससे, क्योंकि जनता पूरी जानती है कौन बी टीम है। इन्हीं के अलायंस पार्टनर लेकर ये बी टीम है। असल बी टीम, असल वोट कटवा अगर कोई आज भारत देश में है कोई, तो वो कोई और नहीं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी है, आरजेडी पार्टी है, बीजेपी। मैं हवा में बात नहीं करता हूं, एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहा हूं। अभी बिहार का चुनाव आया, बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र अभी बाकी है। याद बिहार के चुनाव की बात बता रहा हूं आपको, किस तरह मैं बोल रहा हूं, वोट कटवाए ये लोग। हमने वहां लेटर लिखा, आओ साथ में लड़ेंगे महाविकास आघाड़ी को। तेजस्वी को लेटर लिखा, आओ साथ में लड़ेंगे ताकि मुसलमानों के वोटों का विभाजन ना हो।
सेक्युलर वोटों का विभाजन न और बीजेपी को हराया जाए। हमने क्या मांगा उनसे? 6 सीट। 6 भी क्यों, 5 हमारे एमएलए थे, 1 हमारा एमएलए बाई इलेक्शन में जीता था। अब इंसाफ करिए, क्या 6 सीट मांगना कोई हमारे से गलती हो गई? 6 सीट मांगी, इन्होंने नहीं दिया। हमने चुनाव लड़ा, इनने चुनाव लड़ा, सब हुआ। अब हुआ क्या बाद में कि अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब को, हमारे तमाम उम्मीदवारों को दुआओं से, मोहब्बतों से, वोटों से नवाजा और उनकी दुआओं से हमारे 5 एमएलए जीत गए। और अब वोट कटवा कौन है मैं आपको बताता हूं। एक हमारा कैंडिडेट बलरामपुर से एडवोकेट आदिल हसन, 80,000 वोट लिया, 80,000। हारा कितने वोट से? हारा नहीं, हराया गया कितने वोट से? 380 वोट से। कौन वोट काटा उसका? ये लोगों ने काटा, कांग्रेसी और ये सीपीआईएम जो वहां पे गठबंधन, ये वोट कटवा है। दूसरा कैंडिडेट हमारा 90,000 वोट के करीब चला गया, वोट काटा इसलिए हार गया 6,000 वोट से। अब कौन असली वोट कटवा है, कौन असली बीजेपी की बी टीम है, ये तमाम कामटी की आवाम को समझ में आ गया कि वारिस पठान जो बोल के गया, फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, गूगल के ऊपर सब सर्च करके आप देख सकते। इस पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि एक भी कैबिनेट में मुसलमान मंत्री नहीं है। लास्ट था मुख्तार अब्बास नकवी, उसके बाद टाटा सलाम बाय बाय हो गया सब। क्या वैसे के साथ जाएंगे जिन लोगों ने एक मंशा, एक पॉलिसी के जरिए काम किया है कि बीजेपी ने बोला हमको तो नहीं मिलने वाला है कुछ, एक काम करते हैं, अजीत दादा आप आगे, आपके मुसलमानों को अपनी तरफ खींचो, आपकी पार्टी में लो आप मुसलमानों को। आपकी तरफ आया, आप तो हमारा अलायंस पार्टनर ही है, हमारे पास ही आया ना। ये पूरा गेम चल रहा है, ये पूरा गेम चल रहा है। लेकिन हमने भी अच्छे अच्छे के गेम को बदल दिया है बॉस, तुम याद रखना। अच्छे अच्छे के गेम पलटना आता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पलट गया है बीजेपी, वहां पे दिखा दिया बिहार में, अब महाराष्ट्र में भी इनको एक्सपोज करूंगा रोज। ये गेम है कि बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया, उसका अलायंस पार्टनर अजीत पवार को ज्वाइन कर लो। और आज आप देखो महाराष्ट्र के अंदर कितने हमारे भाई लालच में दूर हुए की अपनी कुर्सी बचाने की लालच में जा जाके अजीत पवार की पार्टी ज्वाइन कर। यहां भी यही होगा, उन्होंने लाया है सोच समझ के, टिकट दिया है उनको, कहा कि आपका वोट ले और आपका एक एक वोट चलेगा बीजेपी के खाते में। क्या यह कामटी की आवाम बीजेपी को कभी वोट देगी? तो बीजेपी को नहीं देगी तो उनके भाई को क्यों देना भाई? उसके सामने आपके पास से पढ़े लिखे लोग हैं, यहां बेदार, नॉन करप्ट, ईमानदार, दिल में दर्द रखने वाले, इंसानियत का काम करने में यकीन रखने वाले, डेवलपमेंट विकास की बात करने वाले, कि इनके साथ जाना पसंद करेंगे कि ऐसे लोगों के साथ आप जाना पसंद करेंगे जो आपके सच्चे पक्के दुश्मन बन के बैठे, दुश्मन है। इनको कोई मोहब्बत, कोई हमदर्दी नहीं है हमारे से। जब से 2014 से मोदी की सरकार आई है, एक ही काम बना है, नफरत 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 मुसलमानों को। कभी हिजाब से, मेरी बहन को अगर हिजाब पहनना है तो इनको नफरत, हमारे खाने पीने से, हमारे मस्जिदों से, हमारे मदारिसों से, हमारी खानकाहों से इतनी नफरत कि नियत पलट गई इनकी। वक्फ का एक काला कानून लेकर आ गए और ये बता दिया कि हम जो मुसलमानों की जमीन है वक्फ की, इसको हड़प कर जाएंगे। काला कानून लाया आपकी हमारी जमीन, जो हमारे यतीमों बेवाओं का अधिकार है, उसको हड़प करने का काला कानून लाया गया। जब ये काला कानून पार्लियामेंट में पेश हुआ, ये तमाम लोग बैठे हुए थे, कांग्रेस, समाजवादी, ये तमाम सेक्युलर के जो चैंपियंस बनते घूमते तमाम बैठे हुए, किसी में हिम्मत नहीं अपोज करने की। क्या फर्क पड़ता है इनको अगर मुसलमानों की जमीन कोई छीन ले, मुसलमानों के गरीबों का, यतीमों का कोई हक छीन ले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस वक्त फर्क पड़ा जिसके दिल में हमदर्दी जागी और जो उसको ऐसा लगा कि नहीं ये मेरा हमदर्द हूं मैं इनका, ये हमारे यतीमों का, बेवाओं का अधिकार छीना जा रहा है, वो कोई और नहीं था, मेरा आपका कायर बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी था, जो खड़ा हुआ पार्लियामेंट में।
जो खड़ा हुआ पढ़ाने का काम मत करो मजलिस के सामने। तो जब मजलिस का उम्मीदवार जीतता है तो वो में फेविकोल लेके नहीं बैठता है, कहीं जमा कर नहीं बैठता है, हक इंसाफ की बात करता है, न्याय की बात करता है, कानून की बात करता है, डेवलपमेंट विकास की बात करता है, और तुम जैसे करप्ट लोगों को दूर दूर करने की बात करता है। दादा क्या क्या काम टिके चले बताइए बीजेपी वालों ने मुझे। एक तरफ तो यही बीजेपी है ना जो 2014 से जब से बीजेपी सरकार आई है, याद रखो मेरे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए मेरे से ज्यादा तजुर्बेकार लोग हैं, मेरी बुजुर्ग माए यहाँ पे बैठी हुई मुझसे ज्यादा तजुर्बा रखती है, मुझसे ज्यादा देश देखा है, मुझसे ज्यादा सियासत देखी है। जब से 2014 से बीजेपी आई है कितनी नफरत फैला दी उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ, ये आपको बताया। हर चीज से नफरत है ये। क्यों या बीजेपी की बराबर से बैंड बाजा बारात निकाल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे बावन खुले का इलाका है ना, बावन खुले साहब इलाका तुम्हारा धमाका हमारा, याद रखना। बोलूंगा और इतना बोलूंगा बावन खुले साहब आप पछताएंगे, अरे मैंने क्या कर दिया, क्यों काम नहीं किया यहाँ पे। ये वही बीजेपी है जिसका काम एक ही है। आप इनको डेवलपमेंट की बात करोगे इनके पास जवाब नहीं। आप बोलोगे किसान के लिए आत्महत्या कर रहा है मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में, इनके पास कोई जवाब नहीं है। आप इनको बोलोगे इतना करप्शन हाई लेवल पे बढ़ रहा है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। आप कुछ भी पूछ लो जवाब नहीं है। ये सिर्फ एक ही बात करेंगे, मुसलमानों को गालियां बको, ध्रुवीकरण की राजनीति करो और अपनी गंदी सियासत को चमको, बस इनके पास एक ही जवाब है। इसीलिए हर दिन आप देखो ना किस तरह से मुसलमानों को गाली दी जा रही है। और अब तो एक और आ गया मुंबई का प्रेसिडेंट इनका, जिसने कांग्रेस के एमएलए को बोला तुम पाकिस्तान की औलाद है। देखो मेरा विचार अलग हो सकता है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप पूरे मुसलमानों को अगर पाकिस्तान की औलाद बोल दोगे, ये पूरे मुसलमान को आप गाली दोगे, तो वारिस पठान खामोश नहीं बैठेगा। याद रखना इस बात को किसी भी कीमत। आपको पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, हमको पता है। अडवाणी जी गए थे जिन्ना की कबर के ऊपर, वारिस पठान के दादा अब्बा नहीं गए थे। नवाज शरीफ की बिरयानी खाने मोदी गए थे, वारिस पठान के अब्बा नहीं गए थे। साड़ी लेकर मोदी गए थे, हम नहीं गए थे। पाकिस्तान से मोहब्बत तुमको है, हम कामटी वाले पक्के सच्चे भारत के मुसलमान लोगों को भारत से मोहब्बत है। गालियां देना इनका काम। तो क्या हम ऐसे लोगों के साथ जाएंगे जो हमको गालियां देते हैं? अगर आपने अजीत दादा के उम्मीदवार को वोट दिया तो समझ लीजिए आपने डायरेक्ट बीजेपी को वोट दे दिया। बीजेपी को वोट दिया, लेकिन डायरेक्ट आपने उन लोगों को वोट दे दिया जिन लोगों ने हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। आपने उनको अपना कीमती वोट दे दिया जिनके नफरती चिंटू हर आए दिन घूमते फिरते हैं बीजेपी वाले, और हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हैं। देखो चाहे कामटी का हो, चाहे भारत का हो, चाहे विश्व का, कोई भी मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। वो हुजूर जिसकी शान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी कायनात को बना दिया, वो हुजूर जिसको रहमतुल आलमीन बना के भेजा दुनिया में, उनकी शान में गुस्ताखी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। वही पर एक नरसिंहानंद जैसा आदमी हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, हम उसके खिलाफ एफआईआर करवाते अरेस्ट नहीं होता। जो डेवलपमेंट विकास की बात करता है, काम करना चाहता है, उसको जीतने नहीं देना चाहते। आप बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी जो आज पूरे भारत देश के अंदर मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़े वर्ग की आवाज में हक बयानी करता है, आप उसको हराने के लिए खड़े हो जाते हो। आप असल में बीजेपी को जिताना चाहते हो और सेक्युलर वोटों का विभाजन आप कराना चाहते हो। ये बात आप उनके सामने रखना, ये बात रखना, क्योंकि आपके पास आ रहे हैं, अभी एक और भी आ रहे हैं, मैंने देखा है अभी उनको, जो ये एनडीए का हिस्सा है, दादा अजीत दादा क्या बोले अभी मालूम है? 2 दिन पहले, तुम्हारे पास वोट है, मेरे पास फंड है। अरे दादा मतलब काय चाचा, तुमच्याकडे वोट आहे, तुम्ही मला वोट नहीं दिला तर मी तुम्हाला फंड नहीं देणार। अरे भाई दादा, पैसा तो तुम्हारे पास है, सबको मालूम है, हजारों करोड़ ये भी सबको मालूम है,
कौन से फंड की आप बात कर रहे हैं दादा? ये जो फंड आपका अपना जागीर समझ के बैठे हैं ना, ये हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, उसमें वारिस पठान का भी पैसा लगा है। आप डराएंगे धमकाएंगे हमको कि अगर अरे वोट नहीं दिया है क्या ये? हाँ, अगर वारिस पठान ये बोल दिया कि अगर मुझे कामटी वाले ने वोट नहीं दिया तो मैं वो वोट को फंड नहीं दूंगा, अब तक मेरे पे केस करके अंदर डाल दिए होते। दादा के खिलाफ पूछ रहे, दादा तुम्हारे पास फंड है, हमारे पास जिगर है और ईमानदारी है, ये याद रखना दादा बात को। हमारा जिगर रखते हैं, ईमानदारी रखते हैं, इंसानियत रखते हैं, उसी बुनियाद के ऊपर हम वोट डालते हैं, वोट जिताते हैं हमारे उम्मीदवारों को। ये वही है दादा। एक वक्त नरेंद्र मोदी ने स्टेज से, देश के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने स्टेज से खड़े रहकर कहा था कि अजीत दादा हजारों करोड़ का घपला करके बैठे हुए। उसके बाद क्या हुआ? 2-3 महीने में जैसे ही अजीत दादा बीजेपी में चले गए, अरे वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग मशीन, दूध सी सफेदी, अपन घस घस के व्हाइट कपड़ा धो दो तो भी साफ नहीं होता, उससे ज्यादा साफ अजीत दादा हो गए, क्लीन एकदम बेदाग। उस वक्त क्या कहा था फडणवीस ने, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है, अजीत दादा ने करप्शन किया है, अब हम उनको उठा के डालेंगे जेल में, और इन जेल अजीत दादा चक्की पिसिंग बोला था ना। अब कौन चक्की पिसवा रहा है? यदि तुम्हारे पास जो गया साफ सुथरा हो, तुम्हारे पास जो आया साफ बेदाग, करप्शन नहीं। अरे करप्ट लोग हैं, और आज एक करप्ट को उन्होंने टिकट दे दिया है कामटी से, जिसके ऊपर इल्जाम है कि जो गरीबों के लिए पैसा आया था वो फंड उसने खा गया। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ये लोग वो है जो गरीबों की भी जेब काट डालते, अमीरों का तो खा खा के बैठ गए था। दादा कामटी क्या है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है, और ओवैसी साहब कौन है? जो हमारे हक के लिए लड़ता है, रात दिन हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। ऐसे का साथ दीजिए, क्योंकि हमने ऐसे को भी देखा है जो ओवैसी साहब के नाम से वोट लिए, इख्तियार पे आके बैठ गए और फिर चले गए दूसरी पार्टियों में, ये सोच के कि ये वोट तो हमारे बाप की जागीर है, ये वोट तो लोगों ने हमको दिया है, मगर भूल गए सीमांचल की जनता ने ऐसे लोगों को भी उठाड़ के फेंका, चौथे 5वें नंबर पर लाकर उनको फेंका, और ये साबित कर दिया कि एक वोट तुम्हारा नहीं था, हमने जो एक वोट दिया था वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को दिया था, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को दिया था हमने। आपको यही करना है, वोट देना है, वरना ये आएंगे अभी बहुत सारे, अभी वो भी एक आना बाकी है। मैं सुन रहा था, मुझे कोई बताया कि 1-2 दिन के अंदर राउंड मारने वाला है वो छोटा वाला नफरती शिंदे, छोटा लल्लन टाप। अब उसको अचानक से हरी सूझी है, रेस में आ गया है, वो चल रही है एक रेस, कौन बड़ा हिंदुत्व का चैंपियन, कौन बड़ा हिंदू। अब वो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो एक बोलता मैं मुसलमान को 1 गाली दूंगा, दूसरा बोलता मैं 3 गाली दूंगा, चौथा बोलता मैं 5 गाली दूंगा मुसलमानों को। इनको आगे बढ़ने के लिए एक ही सॉफ्ट हथियार मिल गया, मुसलमानों को गालियां दी। अभी उसको तो गाली दिया, अपने को तो बना दिया, उसको तो मंत्री संतरी बना दिया। हाँ, यही था ना जिसने बोल दिया था कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारूंगा। इसी छोटे नफरती चिंटू ने बोला था मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारूंगा। उस वक्त भी ये सेक्युलर पार्टी के जो मुस्लिम नेता है तथाकथित, जो आपके बीच में घूम रहे अभी, सब मौजूद थे, सब सत्ता की मलाई खा रहे थे, सब अपनी तिजोरियों को भर रहे थे, मगर जब बोलने का वक्त आया मुंह में दही फेविकॉल, कोई नहीं बोला। अगर उसको बराबर जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, बिना डरे जवाब दिया, तो कोई और नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक छोटा सा कार्यकर्ता, आपका भाई, ये वारिस पठान ने जवाब दिया, चैलेंज किया, मस्जिद में आएगा बेटा मारने हमको। देखो मुसलमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है, पहले समझ। हम संविधान का पालन करते हैं, कायदे कानून का पालन करते हैं, कायदे कानून में रहकर अपनी बात रखते हैं, डरते किसी से नहीं है।
लेकिन अगर तुम ये बोलोगे कि मस्जिद में घुस के आके मारूंगा, तो सुनो ने बेटा, वारिस पठान ने जवाब दिया, आएगा तो तुमको उठान कर बेटा, मगर यकीन मान जाएगा स्ट्रेचर। ऐसा डरने घबराने का नाम नहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। लड़ते फिरते हक इंसाफ की बात करने में मानते हैं हम लोग। तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, 2 दिसंबर को आपके यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चुनाव का जो चिन्ह है वो है पतंग। पतंग निशान है मजलिस का। आप वाकई में चाहते हो कि महाराष्ट्र से, कामठी से करप्शन खत्म हो जाए, वाकई में चाहते हो कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, विकास हो, आपके भी बच्चों को अच्छी स्कूल मिले, आपको भी इंसाफ मिले, आपको भी हिस्सेदारी मिले सियासत में, आपके भी तमाम काम हो, मुख्तलिफ जो काम होते हैं, तो मजलिस का साथ दो। देखिए, ये जो नगर परिषद के चुनाव होते हैं ना, ये एमएलए एमपी से थोड़ा सा हटके होते हैं। ये चुनाव एक कैंडिडेट को डायरेक्ट लोगों से कांटेक्ट करा देते हैं, घर टू घर। ये वार्ड का चुनाव, हर घर से इसका कनेक्शन हो जाता है। मतलब अगर आपने इनको वोट देकर जिताया, तो आपके पास समझ लीजिए इसका नंबर है, आधी रात को आप इसको फोन कर सकते हैं, आधी रात को उसको बुलाकर अपना काम कर सकते हैं। अपनों की बात कर रहा हूं, अपनों को आधी रात को भी उठाया जा सकता है, काम कराया जा सकता है, काम लिया जा सकता है। अगर कोई शिकायत है तो शिकायत भी की जा सकती है, गैरों से नहीं कर सकते आप। क्योंकि मैंने बहुत सौ को देख लिया, अपनों को जो ठुकराता है गैरों की ठोकरें खाता है, ये भी देखा है, ये भी दुनिया में देखा है। तो आज आपके पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हमारे कैंडिडेट यहाँ मौजूद है। एक कैंडिडेट ऐसा ही नहीं आ गया हवा से उठ के, एक बेदाग कैंडिडेट है, नॉन करप्ट है, नॉन कंट्रोवर्शियल है, ईमानदार है, काम करने में सक्षम है। आपका काम करने का दिल के अंदर एक अरमान है कि आपका काम करे, अरमान है कि कामठी के अंदर डेवलपमेंट हो, विकास हो, अरमान है कि कामठी के अंदर भी जो लोगों को तकलीफें दूर हो। ये तमाम दिल में अरमान लेकर, काम लेकर आपके बीच आए। यकीन मानिए, आपका एक कीमती वोट ये तमाम अरमानों को आपके पूरे कर सकता है। एक भी वोट अगर आपने इधर उधर दिया, यकीन मानिए 5 साल 7 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। चलिए, आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, इतिहाद पैदा करना पड़ेगा, अपनी सफों में जो दरार खत्म करना पड़ेगा। आपको एक साथ लब्बैक कहकर उतरना पड़ेगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में पतंग के निशान पर मोहर लगाकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को कामयाब करना पड़ेगा। ये आपको करना है। तो अगर मैं बोल रहा हूं, एक दीवाना इंसान मुंबई से इतनी दूर आकर आपके अपने भाइयों से बात कर रहा हूं, सवाल जवाब कर रहा हूं, क्योंकि मेरा अधिकार है। देखिए, कामठी की आवाम का जितना अधिकार वारिस पठान पे, इतना ही अधिकार वारिस पठान का मेरे कामठी के माँ बहन भाइयों पर भी। क्योंकि मैं आपका कलमा दुआ को भाई लिया, मेरा आपका रिश्ता कलमे से भी जुड़ा हुआ है। मैं हक से बोल सकता हूँ, हक से आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो यकीन मानिए, ये मौका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको दिया है। अपने अपने उम्मीदवार जो यहाँ खड़े हुए मजलिस के, इनके हक में वोट डालिए, इनको जिताइए। और जब ये जाएंगे जीतकर, 100% गारंटी, हवा में बात नहीं कर रहा, आपका काम कराने की जवाबदारी वारिस पठान की है। ये आपका पूरा काम करके देंगे। ये मजलिस का गुलाम आपके सामने बोल के जाता है, जुबान लेके जाता है, और ये अपना वो उन लोग का आरे चढ़े का जुबान नहीं है, पठान का जुबान है, पठानी जुबान है। क्योंकि एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। ये काम करना है आपको, मजलिस का साथ दीजिए। 2 तारीख के दिन पतंग पे मोहर लगाकर पूरे आसमान में कामठी के दिखा दीजिए उसको। एक ही चीज उड़ रही है, असद ओवैसी साहब मजलिस की पतंग 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 पतंग। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हिंदुस्तान, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरी कामठी की पूरी आवाम जिंदाबाद। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, सुना, इसका मैं तहे दिल से आपका तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई आप लोग सभी लोग यहाँ पर आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाली 2 तारीख को आप अपनी दुआओं से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नवाजे और आप लोग अपना वोट देकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।